आज का जो टॉपिक है ना, वो है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन। अगर इसमें आप देखें तो बहुत सारे स्टेटमेंट है। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अर्थात हमें मॉलिक्यूलर बेसिस पर देखना है। क्या देखना है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन, कैसे मेम्ब्रेन में के द्वारा चीजों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांधकर एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि इसमें आप कई तरह की चीजों को पढ़ेंगे। एक टर्म आता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वहीं से शुरू करते हैं। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया विद इन सेल चीजों का आदान प्रदान। यूकैरियोट्स में ये इसका रेफरेंस देखेंगे और प्रोकैरियोट्स मतलब यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे और जहां पर जरूरत होगा तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग जाएंगे। हम लोग देखते हैं यूकैरियोट में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब क्या है? सेल के अंदर में गॉल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लांट को भी ले लें क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इन सब के चारों तरफ मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी को हम लोग जीआरएल सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मुखिया मानते हैं। और ये सभी जो ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग काम सेल के अंदर में परफॉर्म करता है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं। यदि मेजर वर्क बोले तो पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट के लिए बोले फोटोसिंथेसिस, न्यूक्लियस के लिए बोले कंट्रोल ऑफ द सेल। तो इन सभी ऑर्गेनल्स को या और भी जितने पेरोक्सिसोम, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, इन सबको कंटिन्यूअस बेसिस पर सप्लाई चाहिए। ठीक है ना? और ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो खुद से केमिकल्स नहीं बना सकते। इनको केमिकल्स बनाने के लिए गॉल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो जब रहना पड़ेगा तब तो भाई इन सब के बीच में कुछ ना कुछ तो मतलब होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, लेन देन होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये उठता है कि क्या सभी मेम्ब्रेन में कुछ पहचान है? तो हम लोग कहते हैं कि यस, ईच कंपार्टमेंट, ईच सेलुलर कंपार्टमेंट हैज यूनिक molecular markers, molecular markers। ठीक है? इन द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में सब में क्या है? सब में मॉलिक्यूलर मार्कर्स है। ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स से उन सेल ऑर्गेनेल्स की पहचान होती है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एक्स मॉलिक्यूलर मार्कर है तो क्लोरोप्लास्ट में वाई मॉलिक्यूलर मार्कर है, तो न्यूक्लियस में जेड मार्कर है, तो इसमें एन मार्कर है, तो इसमें एम मार्कर है। ये मैंने एक वेरिएबल्स बताया। इस तरह से इसमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं। मार्कर का क्या काम होता है? मार्कर का काम होता है ट्रैफिक में रास्ता दिखाना। ठीक है, जैसे रोड साइड मार्कर्स होते हैं। ये जो मार्कर्स हैं, मार्कर्स ये गाइड करते हैं। क्या गाइड करते हैं? गाइड, ट्रैफिक गाइड, फॉलोइंग। हम एक ही ट्रैफिक नहीं, फॉलोइंग थिंग्स।
देखिए, जैसे पहला अगर हम बोले तो इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है, सेल के अंदर जो इनकमिंग ट्रैफिक होता है, चीजें आते जाती हैं, उनको ये जस्टिफाई करता है कौन कहां जाएगा। दूसरा, फ्यूजन ऑफ ट्रांसपोर्टेड वेजाइकल। ट्रांसपोर्टेड, अगर हम थोड़ा इसको और पुराने शब्दों में बोले, सेक्रेटरी वेजाइकल्स। सब लोग पढ़े थे, सेक्रेटरी वेजाइकल्स निकलता है, फलाने ऑर्गन में फ्यूज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज करता है, यहां फ्यूज करता है, उसको भी ये गाइड करता है। तीसरा, पैटर्न ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक कि किस पैटर्न से जो है उनका ट्रैफिक होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब जो होता है ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स गाइड करते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनेल पर ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो हैं, इन्हें हम लोग एक दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर एड्रेस। हम हमेशा जब भी इस टॉपिक को शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप हमारे घर, आपके घर, सबका एक एड्रेस है, एरिया का पिन कोड है, और हमारे सबके घर का एड्रेस, जहां पर अपार्टमेंट्स होते हैं वहां हर फ्लैट को एक नंबर दिया रहता है, और उसी नंबर से जो कोरस्पॉन्डेंस होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एड्रेस यहां पर बोलते हैं, या मॉलिक्यूलर मार्कर्स बोलते हैं। अब जब बात आगे बढ़ती है, होता है क्या कि इस ट्रैफिक में एक टर्म आता है फ्यूजन। तो देखो, एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, और उस सेल ऑर्गेनेल में निकला हुआ ये एक बड है, ठीक है। ये जो है, ये डोनर कंपार्टमेंट है, जो अपना डोनेशन करेगा, डोनर कंपार्टमेंट। ओके, और इस डोनर कंपार्टमेंट में जो कुछ भी बना और जिसको सिक्रीट करना है, वो इस बड में आकर जमा होता है। इसे हम लोग बोल रहे हैं बड। ये हो गया ल्यूमेन। चारों तरफ क्या है? साइटोसोल। अब ये बड जो है, यह टूटा। भले हम एक लाइन दिखा रहे हैं, लेकिन सभी ये डबल लेयर्ड है। बड टूटा, बड के अंदर में मटेरियल है। अब ये मटेरियल के साथ ये एक टारगेट ऑर्गेनेल के पास जाएगा, ठीक है ना। सोचो कि ये जो है, मैं इसको थोड़ा बदलता हूं। सोचो कि ये जो है, ये टारगेट ऑर्गेनेल है, और इस टारगेट ऑर्गेनेल में आकर यह बड जो है वो फ्यूज किया, इस मेम्ब्रेन देख रहे हैं, फ्यूज किया, और फ्यूज करके ये मटेरियल का सप्लाई उस कंपार्टमेंट में कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर कंपार्टमेंट या टारगेट कंपार्टमेंट। जैसे हम लोग बोल रहे हैं टारगेट कंपार्टमेंट। और यहां पर क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ बड एंड टारगेट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये है हमारा रॉ मटेरियल, और इस ट्रैफिक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? तो रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो किस फॉर्म में हो रहा है? वो वेजाइकल के फॉर्म में हो रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, होते रहती हैं। यही बेसिक फंडा है यहाँ। अब यहाँ पर कुछ सवाल उत्पन्न होता है, और उन सवालों को हमें देखना चाहिए। पहला सवाल कि बड कैसे बना, ठीक है। दूसरा सवाल
बड का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? ठीक है। तीसरा सवाल, बड ने कैसे पहचाना टारगेट ऑर्गन? और चौथा सवाल, बड कैसे फ्यूज किया? अर्थात ये जो क्वेश्चंस हैं, वो पहला है, हाउ डज secretory bud formed? कैसे बना? दूसरा सवाल था, हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ बड अकर? तीसरा सवाल था, हाउ डज बड आइडेंटिफाई द टारगेट कंपार्टमेंट? और जो लास्ट क्वेश्चन था, हाउ डज बड एंड टारगेट मेम्ब्रेन फ्यूज? ये चार प्रमुख सवाल हैं। सबसे पहला, बड कैसे बना, बड कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बड कैसे पहचानता है कि टारगेट कंपार्टमेंट कौन है, और चौथा सवाल कि फ्यूजन कैसे हुआ। बड को दूसरे वर्ड में, जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्ड है, उसमें से कार्गो कहते हैं। ठीक है ना, ये सभी वो जहां पर ट्रांसपोर्ट होता है ना, उससे लिया गया कार्गो। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो चार सवाल हैं, इनका हमको क्रमशः जवाब देना पड़ेगा। जो पहला सवाल विकसित हो रहा है कि बड कैसे बनता है, क्या बनने का तरीका है। देखिए, एक ये डोनर कंपार्टमेंट है, यहां पर मटेरियल बन रहा है। अब ये बनने मात्र से काम नहीं होगा, इस मटेरियल को हमें भेजना होगा, और भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके लिए एक बड बनाना, बड में ये मटेरियल चला जाएगा। अब सोचो, तो सबसे पहला ये सवाल है कि ये बड बना कैसे सर मेम्ब्रेन में? क्या मेम्ब्रेन ही करके बड बनता गया सर? क्या यही पूरी तरह से बड बन गया सर? पहला ये। और दूसरा जो सवाल था कि ये बड टूटता कैसे, उससे टूटकर अलग कैसे हो गया? ये दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल यहां पर आते हैं। तो बड का बनना इस हिस्से के मेम्ब्रेन का टेढ़ा होना होता है। इसके लिए क्या है, ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कोटेड प्रोटीन्स। कोट प्रोटीन्स बोलते हैं, पहले तो हेडिंग देते हैं, कोटेड वेजाइकल्स। कोटेड वेजाइकल्स में हम लोग पढ़ेंगे कोट प्रोटीन्स। ये कोट प्रोटीन्स जो होते हैं, वह इस बड का फॉर्मेशन करते हैं। आप सब लोग, हम लोग सब लोग इसको जानते होंगे, पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में इसको पढ़ाया भी जाता है। ये जो कोटेड प्रोटीन्स, कोट प्रोटीन्स होते हैं, यह इस वेजाइकल का निर्माण करता है। ऐसे कोट प्रोटीन्स की एक श्रृंखला है। जैसे सबसे पहला इसमें एग्जांपल है, उसे हम लोग बोलते हैं क्लैथरीन कोटेड वेजाइकल। इसमें जो प्रोटीन होता है वो क्लैथरीन होता है। दूसरा जो है वह है कोट प्रोटीन 1 कोटेड वेजाइकल। इसमें प्रोटीन का नाम ही कह दिया गया, कॉप 1। तीसरा है कॉप 2 कोटेड वेजाइकल, और इसको बोलते हैं कोट प्रोटीन 2। कॉप का मतलब
कोट प्रोटीन। यहाँ CO को लिया गया और यहाँ से P को लिया गया, कह दिया गया इसको कोट प्रोटीन। ये 3 मेजर कैटेगरी है कोट प्रोटीन्स को, और इन तीनों के कारण जो वेजाइकल्स बनते हो उन्हें हम लोग इन्हीं नाम से पुकारते हैं, लाइक क्लैथरीन कोटेड वेजाइकल, COP1 कोटेड वेजाइकल, COP2 कोटेड वेजाइकल्स। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि कोई भी जो मेम्ब्रेन है वो तो बाइलेयर्ड होता है। ठीक है, तो क्या कोट प्रोटीन दोनों लेयर को इन्वॉल्व करता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसे हम इसको थोड़ा सा ऐसे एक करते हैं, ये लिपिड बाइलेयर हो गया। तो पहला सवाल आता है, क्या ऐसा होता है कि अंदर का जो मोनोलेयर है वो रह जाए और बाहर में कोट बन जाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर की तरफ एक कोट बन जाए, एक कोट बाहर की तरफ बन जाए? दूसरा सवाल। या तीसरा सवाल, क्या ऐसा होता होगा कि दोनों जो लेयर हैं मेम्ब्रेन में, जितने भी लेयर हैं, वो एक साथ कोट बनाते हैं? जब 3 प्रकार के सवाल हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको भी रिजेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। अर्थात उस मेम्ब्रेन में जितने भी लेयर होते हैं वो लेयर मिलकर कोट का निर्माण करते हैं। दूसरा, चूंकि ये सिक्रेटरी हैं, ये अंदर की तरह कभी नहीं बनेंगे। जब भी बनेंगे तो किधर बनेंगे? साइटोसोल की तरफ। तो व्हाट्स द साइटोसोल? तो कोट हमेशा, बड जो है या कार्गो जो है, वो हमेशा साइटोसोल की तरफ बनेगा, और इसी को बनाने के लिए कोट प्रोटीन्स का काम होता है। अब यहां पर आता है सबसे पहला कि कोट प्रोटीन्स का काम क्या होता है। तो नाम तो है ही, कोट प्रोटीन्स का काम। मैं थोड़ा हिंदी का भी उपयोग करता हूं। क्या है काम? तो सबसे पहला काम है इसका, ये जो वेजाइकिल है या जो बड है उसको स्पेसिफिक बनाता है। ठीक है ना? तो ये कहता है क्या कि प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी, ओके, टू द वेजाइकल मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो जो मेम्ब्रेन में ये बन रहा है ना, उसको वो स्पेसिफिक बनाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कार्गो बनेगा, बड कहीं से भी नहीं बनता है। उसके लिए खास जगह, खास लोकेशन, खास पैटर्निंग होता है। ऐसा नहीं होगा जहां मन हुआ वहीं इंक्रोचमेंट कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। खास जगह, खास लोकेशन, ये सब कुछ खास होता है, वो यह कोट प्रोटीन करता है। दूसरा क्या है कि ये मोल्ड करता है, मोल्ड द मेम्ब्रेन टू फॉर्म वेजाइकुलर शेप्ड, मतलब वेजाइकल्स। जैसे कैसे वेजाइकल्स होते हैं? कर्व्ड, बास्केट लाइक। ये जो आप टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं, इसके लिए मेम्ब्रेन कोट प्रोटीन्स जो होते हैं उनका उपयोग होते हैं। ये उसको मरोड़ मोड़ के गोल कर देते हैं। ये सब चीज तो स्ट्रक्चर से भी सिखाएंगे। अब जैसे इसी क्रम में देखते हैं, क्लैथरीन कोटेड वेजाइकल्स। क्लैथरीन कोटेड वेजाइकल्स के बारे में क्या है? इस तरह का वेजाइकल्स जो होता है वह किसके ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करता है? तो मीडिएट ट्रांसपोर्ट, पहला, फ्रॉम गोल्जी बॉड, गोल्जी नेटवर्क या गोल्जी नेटवर्क से कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो वो क्लैथरीन कोटेड रहता है। दूसरा, फ्रॉम
द लगाना पड़ेगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कोई बड बन रहा है तो वह बड जो होगा वो यही बनाएगा। मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और हम देखते हैं कुछ मिनट बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बड बन रहा है, ठीक है ना। ये बड जो होगा वो क्लेथरीन कोटेड होगा, करेक्ट। उसी तरह से गोल्जी बॉडी है, और गोल्जी बॉडी में देख रहे हैं कि एक एंड में एक बड बन रहा है, ये भी क्लैथरीन कोटेड है। तो क्लैथरीन कोटेड का मतलब हो गया जो गोल्जी नेटवर्क से निकलता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बड्स निकलते हैं वह क्लैथरीन कोटेड रहते हैं। सेकेंड जो है वो होता है कॉप वन। कॉप वन के बारे में हम लोग कहते हैं कि कॉप वन जो है, अभी हम कॉमन लेते हैं, बाद में स्पेसिफाई कर देंगे, एंड कॉप टू। इनके बारे में कहते हैं कि फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बड निकलता है उसको मेडिएट करते हैं, एंड फ्रॉम गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी। देखिए स्पेसिफाई भी हो रहा है, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी से निकलता है तो वहां लोग देखते हैं कि वो कॉप वन या कॉप टू ही करता है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उसमें कोई ऐसा बड बन रहा है तो वो कोट प्रोटीन्स द्वारा मेडिएटेड रहता है। तो कितनी महत्वपूर्ण है कि सभी के जो डायमेंशंस हैं वो बने हुए हैं, बटे हुए हैं कि भाई आपको क्या काम करना है, ठीक है ना। अब जब कूप वन टॉप कूप टू को कॉमन देखे हम लोग, और इसमें अगर हमको स्पेसिफाई करना हो लाइक कोप वन क्या करता है, तो ये फ्रॉम प्री गोल्जी कंपार्टमेंट्स, मतलब कंपार्टमेंट्स, जब गोल्डी बॉडी बन रहा होता है एकदम शुरुआती दौर का, उससे जो बर्ड्स निकलता है वो कोप वन कोटेड होता है। इसके अलावा गोल्जी सिस्टर्नी, इससे जो होता है वो कोप वन करता है, और कोप टू क्या करता है, ऑब्वियसली फ्रॉम ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो। इस प्रकार से कॉप वन और कॉप टू में भी इस बंटवारा को किया गया है। जब क्लैथरीन कोट की बात करेंगे अब हम लोग, लेट्स सी द क्लैथरीन। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का मतलब हो गया कि यहां पर क्लैथरीन ही प्रोटीन का नाम, ये फर्स्ट कोट प्रोटीन है जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट कोट प्रोटीन डिस्कवर्ड, इसके बाद बाकी को ढूंढा गया, ठीक है ना। एक क्लैथरीन जो होता है, वन यूनिट क्लैथरीन जो कि प्रोटीन है ना, इज मेड अप ऑफ, किस चीज से बना होता है, ए 3 large polypeptides और 3 small polypeptides। कोई पूछे कि एक यूनिट क्लैथरीन में कितने पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, 6 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 3 बड़े और 3 छोटे, ये मिलकर एक क्लैथरीन बनाते हैं। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये तीन जो है, ये तीन इसके लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, बड़े पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं के साथ जो होते हैं 3 छोटे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, देखिए वो कैसे दिखे, इन्हीं के साथ दिखा दे रहे हैं। ये लाल रंग का जो दिख रहा है ये 3 छोटे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं।
तो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स रेड में दिख रहा है और लार्ज जो है ब्लू में दिख रहा है। और ये सभी जो है ना वो आपस में जुड़कर एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये क्लैथरीन इस प्रकार से दिखता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, नहीं लग रहा है कि ये ऐसा स्केलेटन टाइप का है, 3 स्केलेटन, उसको बोला जाता है ट्राइस्केलियन। ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइस्केलियन स्ट्रक्चर। और ऐसे जब ये आपस में अरेंज हो जाते हैं तो ये हेक्सागोनल दिखते हैं, हेक्सागोनल फिटमेंट। फिटमेंट मतलब जब ऐसे ही आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो हेक्सागोनल फिटमेंट में ये दिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे होगा इस क्लैथरीन में, कैसे ये काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो उसके लिए वेट करते हैं।